don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद बच्चों, आज हम लोग जो करंट अफेयर की हमारी वीकली सीरीज चल रही है उस सीरीज में आज हम लोग 18 सीरीज करेंगे। आपने देखा होगा जो पिछले हफ्ते के जो भी करंट अफेयर्स होंगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं, परीक्षा के लिए बन सकते हैं, तो उसमें इस क्वेश्चन को रखा गया है। और ये आपके जो भी आगे के एयरफोर्स, नेवी, CDSC, NDA जो भी एग्ज़ाम है उस सभी एग्ज़ाम में यहाँ से आपको मदद मिलेगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप इन सीरीज के क्वेश्चन को देखते ही होंगे। आज उसी सीरीज में हम लोग सीरीज 18 का क्वेश्चन कर रहे हैं। देखते हैं आज इस सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2023। मतलब 2023 में जो आपका नेशनल साइंस डे है उसकी जो थीम क्या है। तो आपको पता होगा 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इस CV रमन के प्रभाव आपने पढ़े होंगे, CV रमन इम्पैक्ट, उसी पे ये दिवस जो है मनाया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि उसकी थीम क्या थी। तो इसकी जो थीम थी वो थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। मतलब ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग मतलब जो साइंस है, साइंस का यूज़ हम ज़्यादातर लोगों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, है ना, इन सब के लिए जो है हम लोग करें। तो उसीलिए हमने देखा होगा आपने इस थीम में साफ साफ रखा गया है, मतलब ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिसीव्ड RBI अप्रूवल टू स्पेशल रूपी विथड्रॉ अकाउंट्स फॉर 3 बैंक्स ऑफ श्रीलंका। ये पूछ रहे हैं कि किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के साथ विशेष रुपया यानी विथड्रॉ खाते रखने की सुविधा जो है मिली, मंजूरी मिली है। एक्चुअली जैसे आजकल भारत सरकार की जो सोच है, भारत सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच रही है कि हमारी करेंसी में ही ट्रेड हो, हमारी करेंसी में ही व्यापार हो। मतलब जैसे हम डॉलर में करते हैं ज़्यादातर अपना ट्रेड, तो उसको अपनी डोमेस्टिक करेंसी में करें। तो इस तरह की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के साथ जो है RBI ने ये मंजूरी दी है इंडियन बैंक को। मतलब कौन से भारतीय बैंक को ये मंजूरी दी है, तो इसका आंसर है इंडियन बैंक को ये मंजूरी दी है। मतलब इंडियन बैंक जो है इस तरह की सुविधा रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि विच इंडियन स्टेट कास्ट बेस्ड सेंसस। इसका उत्तर देखो बिहार है। एक्चुअली जातिगत जनगणना जो थी ये पहली बार जो हुई थी 1931 में हुई थी। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस ये दूसरी बार सेकेंड टाइम जो हुई वो 2011 में हुई। तो इस तरह की जनगणना को शुरू करने के आपने देखा होगा काफ़ी मीडिया में चर्चा का विषय है, न्यूज में चर्चा का विषय है, और काफ़ी ये डिबेट वाला भी टॉपिक है। कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि जातिगत जनगणना कराना ज़रूरी होता है, उससे हमें जो गवर्नमेंट हमारी स्कीम्स बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, उसमें हम ये पता कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन से जातिगत में कितना पिछड़ापन है, कितना उनमें एजुकेशनल परफॉर्मेंस कितना है, कितना इम्प्रूवमेंट है, कितना कमियां हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम जातिगत जनगणना करेंगे तो इससे हमारा समाज सोसाइटी बेस्ड डिवाइड हो जाएगा, जातिगत डिवाइड होगा, तो उससे हमारी जो यूनिटी है और इंटीग्रिटी है दोनों के लिए खतरा हो सकता है। तो कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके फेवर में नहीं है। तो इसलिए बड़ा डिबेटेबल इशू था। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार कब हुआ, तो 1931 में हुआ, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इसको यूज किया गया वो 2011 में। हालांकि इसमें ऐसा मकसद होता है कि अगर हम, जैसे आपने देखा होगा हमारा भारतीय समाज बहुत सारे कास्ट में बटा हुआ है, तो हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम बनती है, गवर्नमेंट की जो योजनाएं बनती हैं, आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं बनती हैं जिसमें हम कुछ कास्ट विशेष को ज़्यादा रियायत देते हैं, ज़्यादा सुविधा देते हैं, उनके लिए ज़्यादा छूट रखते हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि अगर इस तरह का डाटा बेस हमारे पास सैंपल रहेगा
तो हमें अपनी स्कीम को बनाते समय ये पता लग जाएगा। अच्छा, दूसरा इससे एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो लीकेज हो जाती है, आपने देखा होगा सरकारी योजनाओं में कभी पैसे नहीं पहुंच पाते हैं, कभी योजनाओं का पैसा घपला हो जाता है, करप्शंस हो जाता है, उन पे भी एक रोक लगाने में मदद मिलेगी। लेकिन कुछ जो इसके सपोर्ट में नहीं है वो कह रहे हैं कि इस तरह के डाटा से क्या होगा, राजनीतिक पार्टियां फायदा उठा सकती हैं। मान लीजिए कोई पार्टी ओबीसी को फेवर में रहती है और उसको पता है कि ओबीसी की पॉपुलेशन इस तरह से है, तो वो अपने वोट बैंक में ओबीसी को ही हमेशा ध्यान देगी, तो अदर को नहीं ध्यान देगी, या एससी एसटी का फेवर करेगी, जनरल का नहीं करेगी, या जनरल का करेगी। तो इस तरह से कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के तरह से काम करना चाहिए नहीं कर पाएंगी, तो इसीलिए कुछ लोग इस पे वो है। यहाँ से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि इस तरह की पहली पॉपुलेशन सेंसस कब हुई 1931 में, और सेकेंड टाइम कब हुई थी 2011 में। 2021 में जनगणना कराई नहीं जा सकी कोविड-19 की वजह से। और आपको पता है कि जनगणना जो सबसे पहले शुरू हुआ था 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में। और आप ये भी ध्यान रखना कि जो जनगणना कराने का काम होता है वो केंद्र सरकार का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, यूनियन लिस्ट में ये इशू आता है, पेपर में पूछा भी जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, किस राज्य ने जागा मिशन या जग मिशन यूएन आवास अवार्ड के लिए जीता है? तो इसका आंसर बेटा उड़ीसा है, उड़ीसा ने जीता है ना, उड़ीसा को ये पुरस्कार मिला है। एक्चुअली उड़ीसा सरकार ने इस मिशन के अंतर्गत जो लिखा है ना हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड, एक्चुअली उड़ीसा में जो ट्राइब एरिया है, ट्राइब एरिया में उनके आवास के लिए बेस्ट फैसिलिटी, खासकर इस स्कीम में ये फोकस किया गया जो स्लम एरिया है उसको किस तरह से मॉडिफाइड किया जाए, स्लम एरिया को कितना और ज्यादा अपग्रेड किया जा सके, कितना ज्यादा वहां पे बेसिक सुविधाएं लोगों को दिलाई जा सके। तो इसके लिए यह मिशन शुरू किया गया है। तो इसके लिए राज्य सरकार ने, उड़ीसा ने ये मिशन जीता है और ये भारत का पहला राज्य जो उसने इस तरह के मिशन के को लेकर इस तरह का पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कौन सा संगठन फूड प्राइस इंडेक्स जारी करता है? तो आपको पता होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो पीरियड है डाटा का वो 2014 से 2016 के बेस पे ये डाटा जारी होता है। इसमें ये देखा जाता है जो खाद्य सामग्री होती है उनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं उनसे रिलेटेड होती है। और ये देखिए जो रिपोर्ट पब्लिश करता है 1996 से ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। और बाकी तो आपको पता है IMF और वर्ल्ड बैंक इनको ब्रेटन वुड्स कहते हैं, ब्रेटन वुड्स से जुड़े हुए संस्था है। इन दोनों का हेडक्वार्टर आपको पता होगा वाशिंगटन DC है। यूनिसेफ आपको पता है चिल्ड्रन पे काम करती है ना, इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो आपका आंसर हो गया फाओ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। ये देखिए ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन पाने के लिए ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट किसको मिला है, कौन से संस्था से ये मिला है? तो ये देखिए किसको मिला है, फांसी से। आपको पता होगा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी है जो लेकर काम करती है, मतलब जो खाद्य सामग्री होती है उसके स्टैंडर्डिफिकेशन के लिए काम करती है, प्रमाणिकता के लिए काम करती है। तो ये पुरस्कार जो है फांसी के द्वारा मिला है रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन के रूप में। यहाँ से नीति आयोग आपको पता ही है 1 जनवरी 2015 से ये लागू हुआ है ना। तो ये भी है आपका एक क्वेश्चन मान लीजिए पेपर में बन सकता है। और बाकी ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है ये इस काम को करती है। यहाँ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि देखिए माउंट किलायू ज्वालामुखी है, हवाईयन आइलैंड पर है, अभी रिसेंट में चर्चा में हुआ, USA में पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए आपका एक तो ज्योग्राफी से भी बन सकता है, एक वैसे भी बन सकता है कि माउंट किलायू वॉल्केनो विच इज सीन इन द न्यूज विच कंट्री। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है हवाई आइलैंड किस देश में, USA में है ना। बाकी आपको पता है कि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा आइलैंड है ना, इंडोनेशिया में भी आपको पता होगा, फिलीपींस और जापान ये सब आपको पता होगा पैसिफिक ओशन बेल्ट में आते हैं। तो यहाँ वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक ये सब जो है फ्रीक्वेंटली इरप्टेड होते रहते हैं और ये सब घटनाएं होती रहती है। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
हाल ही में लॉन्च किया गया आमंत्रण पोर्टल। ये पोर्टल जो है एक इनविटेशन मैनेजमेंट है। ये 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए लॉन्च किया गया है। जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए जो टिकट हम लोग खरीदते हैं इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ऑफलाइन, उसको हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो इसीलिए ये आमंत्रण पोर्टल जारी किया गया है। तो आमंत्रण पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, इसका बेसिक मकसद है कि 26 जनवरी एंड 15 अगस्त के लिए हम लोग जो ऑफलाइन टिकट की बुकिंग करते थे उसको हम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा इनविटेशन मैनेजमेंट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी किसने जो देखिए लिखा विच स्टार्टअप बिल्ड आजादी सैट सैटेलाइट्स, है ना, लिखा ना आजादी सैट सैटेलाइट विच इज मेड 7500 स्कूल गर्ल्स, लड़कियों ने बनाया है। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब लड़कियों में खासकर साइंस के प्रति एक जागरूकता पैदा करने के लिए, एक उनके अंदर क्रिएटिविटी लाने के लिए ये शुरू किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि क्या बनाया है, तो उसका नाम है स्पेस किड्स इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेस किड्स इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हाउसेज द वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ म्यूजियम। पाम ताड़ के पत्ते पे म्यूजियम बनाया गया है। ताड़ के पत्ते पे पांडुलिपि लिखी गई है, केरल में है, त्रिवेंद्रपुरम में पड़ेगा। तो उस पे जो ताड़ का पत्ता है उस पर लिखी गई है, पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी गई होगी। तो ये देखिए संग्रहालय, उसका म्यूजियम बनाया गया है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ये देखिए प्रवासी भारतीय दिवस आपको पता ही है, मनाया जाता है 9 जनवरी को। आप जानते हैं कि पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो उन्हीं के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 2003 से की गई थी। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इसकी शुरुआत कराई थी। और ये जो दिवस है पहले एक साल पे होस्ट किया जाता था, इसका सम्मेलन का ये सम्मेलन जो है एक साल पे होस्ट किया जाता था, लेकिन अब इसको 2 साल पे होस्ट करते हैं। तो लेटेस्ट में ये जो होस्ट हुआ है, होस्ट करने वाला शहर इंदौर है। और ध्यान रखना बच्चों, इसमें प्रवासियों को जोड़ने की बात कही गई है ना। प्रवासी मतलब जो भारतीय लोग, भारतीय मूल के लोग भारत से बाहर रहते हैं, उनको भारत से जोड़ने के लिए, उन्हें भारत से कनेक्ट रखने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। कोरोना टाइम में कोविड-19 में ये देखा गया कि प्रवासी भारतीयों ने भी काफ़ी मदद की, है ना, इस तरह की आपदा से निपटने में। तो इसीलिए इस तरह का दिवस मनाया जाता है कि ताकि जो प्रवासी मूल के लोग हैं वो अपने इंडिया से कनेक्ट रहें, अपने देश से कनेक्ट रहें, जिससे जो है हमारी अन्य चीज़ों के लिए आसानी हो। इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका बन सकता है, पेपर में पूछा भी जा सकता है ना। तो जो अब जब होता है ये इस तरह का कोई भी सम्मेलन, तो इसका कोई न कोई चीफ गेस्ट होता है, मुख्य अतिथि होता है। तो इस बार के जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ये जो है इस बार के चीफ गेस्ट हैं। ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं, गुयाना के राष्ट्रपति हैं, गुयाना कंट्री है, वहाँ के प्रेसिडेंट्स हैं, वो इस बार के चीफ गेस्ट हैं। ध्यान रखना है इसकी शुरुआत 2003 से हुई। कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। 2021 में कोविड-19 की वजह से इसका ऑनलाइन वे में मतलब हुआ था, और 2019 में ऑफलाइन वे में हुआ था। अब की बार जब कोविड के बाद जो है ये हुआ है, इंदौर में हुआ है। और इसमें चीफ गेस्ट जो थे डॉक्टर इरफान अली थे, हैं ये आपके गुयाना के प्रेसिडेंट। 2003 से इसकी शुरुआत हुई अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से। LM सिंघवी कमेटी एक बनी थी, LM सिंघवी कमेटी, उसी ने इसकी सिफारिश की थी प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने की। बाकी चीजें यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है कि किस मंत्रालय ने इंडिया इनोवेशन वीक, तो इंडिया इनोवेशन वीक की जो शुरुआत हुई है, ये देखिए 10 जनवरी से 16 जनवरी तक, 10 जनवरी से 16 जनवरी तक ये इंडिया इनोवेशन वीक मनाया गया है।
और इसकी शुरुआत की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो ये भी एक क्वेश्चन है। इनोवेशन का मतलब समझते ही हैं, जैसे आपको पता ही है कि आज के समय में हर सेक्टर में सुधार की ज़रूरत है, हर सेक्टर में अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, हर सेक्टर में नए रिसर्च की ज़रूरत है। तो उसके लिए अंग्रेजी में एक टर्म यूज करते हैं इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब है किसी काम को हम ट्रेडिशनली ना करके, मतलब उसको साइंटिफिक वे में करना, ज़्यादा लॉजिकल वे में करना, ज़्यादा उसके पीछे प्रामाणिकता हो, वैज्ञानिकता हो। तो इसीलिए ये तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे आते हैं। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका बैंकॉक है ना। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, ये आपका हेडक्वार्टर जो है बैंकॉक में है ना। और आपको पता ही होगा बैंकॉक कहाँ पड़ता है, ये जो मतलब पोस्टल सर्विसेज है उसके लिए ये हेडक्वार्टर है, बनाया गया है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच कंट्री डेवलप आधार लिंक प्लेटफॉर्म? आधार लिंक प्लेटफॉर्म फॉर 9 कंट्रीज कॉल्ड मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि आधार कार्ड, देखिए एक तो यहां से एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आधार है ये हमारी नागरिकता की पहचान नहीं है, ये हमारी सिटीजनशिप की पहचान नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे हमारी नागरिकता नहीं पता है। मतलब कभी आपसे पूछा जाए कि आधार कार्ड हमारी नागरिकता का पहचान पत्र है तो गलत है। आधार कार्ड नागरिकता की पहचान नहीं है, लेकिन यह है कि आधार कार्ड पहचान आपका है, आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी है। तो अब आपने देखा होगा, आपको पता है कि हर दूसरे देश में, हर कंट्रीज में हमारे देश के लोग भी रहते हैं। तो उन्होंने देखे लिखा क्या है कि मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिफायर, ये कैसे किसके जैसा होगा? आधार कार्ड जैसा होगा। तो इसको कौन डेवलप कर रहा है? इंडिया डेवलप कर रहा है। ताकि आपको पता है कि जैसे हम कोई भी घटना हो तो जैसे आज के समय में डाटा होना बहुत जरूरी होता है, चाहे किसी भी चीज से हो, चाहे स्टूडेंट से रिलेटेड हो, चाहे टेररिज्म से रिलेटेड हो, चाहे मेडिकल से। डाटा होगा तभी तो आप काम करेंगे। आप ये सोचिए गवर्नमेंट हमारी अगर डाटा नहीं रखेगी तो कैसे वो लोगों को पकड़ पाएगी, कैसे लोगों को पता कर पाएगी कि ये इलीगल एक्टिविटी में है। तो इस तरह का ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा रहा है। तो ये इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखिए आजकल आपने देखा होगा ऑनलाइन गेम का काफी ज्यादा वो हो बढ़ चुका है। तो इसमें आपने देखा होगा बहुत सारी साइबर चीटिंग, क्राइम, तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं। बच्चों में टेंडेंसी भी बढ़ती जा रही है। अच्छा, इसके नाम पर फर्जीवाड़े भी हो रहे हैं, फर्जी तरीके से लोगों से पैसे भी लिए जाते हैं। तो इसको मतलब रोका जाए, उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। तो ड्राफ्ट किस मिनिस्ट्री के द्वारा तैयार किया गया है? तो उसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस मिनिस्ट्री ने तैयार किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आउटलेट द ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट। तो ये देखिए 2,500 करोड़ रुपए इसके लिए गवर्नमेंट जो है खर्च करेगी। और ये स्पेशली किसके लिए खर्च करेगी? प्रसार भारती के लिए। किसके लिए? प्रसार भारती, ताकि जो है हम इसको और ज्यादा अपग्रेड कर सकें। तो वही पूछा गया है कि उनके लिए कितने का ये योजना है, उस पर परिव्यय करने का, खर्च करने का। तो किसके लिए? प्रसार भारती के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये देखिए लिखा है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कुमार पोस्ट। तो आपको पता है ये सियाचिन में है। आपको पता होगा काराकोरम रेंज है ना, आपको पता होगा सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है ना। लद्दाख रीजन में आता है, काराकोरम रेंज में आता है। ये सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो इसमें तैनात होने वाली पहली महिला कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान। तो इसमें आंसर हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। बाकी आपने ये पढ़ा होगा भावना कांड के बारे में, अवनी चतुर्वेदी के बारे में, ये सब आप पहले से ही पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस इज लोकेटेड। तो ये चेन्नई में है। मैथमेटिकल मतलब गणितीय विज्ञान संस्थान, ये इसका आंसर चेन्नई है।
अगला है नेशनल स्काउट गाइड जैम्बोरे का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया है। स्काउट से रिलेटेड है, आपको पता ही होगा, है ना। स्काउट तो ये तो वैसे ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा वैसे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेली सस्पेंशन ब्रिज ये बनाया गया है चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। आपने देखा होगा हवा में लटकते हुए इस तरह से ये चेनाब होगा, इस तरह से पुल होगा, सॉरी इस तरह से ये ब्रिज होगा, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन आपका आंसर हो गया जम्मू कश्मीर में। ये अच्छा क्वेश्चन है कि बेली सस्पेंशन ब्रिज का जो है उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर में। किस नदी पे? चेनाब नदी पर। ये आपको पता ही होगा। और आप जानते होंगे जो चेनाब है ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस की। ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, सिंधु की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ये भी आपको पता होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा पंचनद, है ना, जिसपे आपने पढ़ा होगा झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, है ना। तो ये सब है। तो ये इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। तो यहां से देखो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अंग्रेजी में कहते हैं। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है यहां से आपको बता दें। जैसे लोकसभा का स्पीकर होता है, लोकसभा का स्पीकर है, ये भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। डिप्टी स्पीकर है, ये भी आपका प्रिजाइडिंग स्पीकर होता है। इसी तरह से राज्यसभा में आप जाएंगे तो वहाँ उनके जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन, ठीक है ना, चेयरमैन जिसको आप सभापति कहते हैं हिंदी में, ये भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। या आपने डिप्टी चेयरमैन कहा, ये भी आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, है ना। तो इनका हर साल सम्मेलन होता है। तो वही पूछा जा रहा है कि इस बार इनका सम्मेलन कहाँ हुआ है? 83 ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस ओपन। तो ये आपका जयपुर में हुआ है। और ध्यान रखना बच्चों, इन्हें संसद के अधिकारी भी कहते हैं। मतलब स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, चेयरमैन को एंड डिप्टी चेयरमैन को, इन सबको बेटा संसद का अधिकारी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने बहुत पहले एक बार पेपर में पूछा है कि संसद के अधिकारी में कौन कौन आते हैं। तो इसका आंसर जयपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डीआरडीओ ने देखिए एक पृथ्वी सेकंड मिसाइल लॉन्च की है। बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज की है, 350 किलोमीटर रेंज में है ये मिसाइल। तो ये पूछा गया कहां से लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा से ही होगा। डीआरडीओ का टेस्टिंग रेंज है, आपने सुना होगा चांदीपुर में, है ना, उड़ीसा में है। कई बार पेपर में आया है। यहां से क्वेश्चन और देख लीजिए। उड़ीसा में ही एक व्हीलर आइलैंड है, हालांकि अब इसका नाम रख दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे, पूर्व राष्ट्रपति जो हैं, अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। और ये जो व्हीलर आइलैंड है बच्चों, ये आपका ब्राह्मणी नदी के माउथ पर है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। तो यहां से आपका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, क्या उत्तर हो गया कि डीआरडीओ की जो पृथ्वी सेकंड लॉन्च किया वो कहां पर? उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहां से? चांदीपुर से। ये क्वेश्चन बन सकता है चांदीपुर कहां? उड़ीसा में है। यहां से बन सकता है व्हीलर आइलैंड कहां पर है? उड़ीसा में। आज के समय में इसका नाम क्या है? अब्दुल कलाम आइलैंड। कौन सी नदी के रीजन में पड़ता है? ब्राह्मणी नदी। पेपर में पूछा जा सकता है ब्राह्मणी नदी कहां पड़ती है? तो आंसर हो गया उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब अवार्ड इवनिंग। ये तो बहुत ही आपने देखा होगा, बड़ा चर्चा था। ये ध्यान रखना, ये प्रथम भारतीय मूवी है, साउथ इंडियन मूवी है, जिसके गीत को ये पुरस्कार मिला है। तो इसके संगीतकार के नाम पूछे जा रहे हैं, इसके कंपोजर के बारे में पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर है एम कीरवानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह आपके पेपर के लिए, पेपर में आ सकता है। फर्स्ट इंडियन मूवी है, कहते हैं कि जिसको इस तरह का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है मिला है। ध्यान रखिएगा, मूवी का नाम भी RR है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी? CPCB। देखिए CPCB एक हमारे देश में एक संस्था है और इसमें जो ये रिपोर्ट जारी की जाती है, इसका जो मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स को बारे में मेंटेन करना, चेक करना, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में मेंटेन रखना। तो पहली बात तो ये जो संस्था है ये 1974 में बनी थी, ठीक है ना। तो ये संस्था आपका
1974 में बनी हुई थी। देखिए इसका पूरा नाम बता रहे हैं क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये क्वेश्चन ये बन सकता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये 1974 में ये ऑर्गेनाइजेशन आया। आप देखे होंगे कि आज के समय में जैसे एयर क्वालिटी, जैसे आप ऐसे समझिए आजकल कोहरे की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। तो कोहरे की समस्या जो ज्यादा आ रही है तो उसके पीछे एक वजह है ना, एयर क्वालिटी में गिरावट, विजिबिलिटी में गिरावट। तो उसी को लेकर इन्होंने अपडेट जारी किया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे प्रदूषित शहर तो दिल्ली है, गाजियाबाद इसमें 3rd नंबर पे है, और 2nd नंबर पे इसमें फरीदाबाद है, हरियाणा का। ये 2nd नंबर पे, गाजियाबाद 3rd नंबर पे, दिल्ली 1st नंबर पे। तो एक तो देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, ये संस्था कब बनी, तो 1974 के एक्ट से बनी। नाम क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हेडक्वार्टर कहां है, नई दिल्ली। तो यह उत्तर क्या हो गया आपके क्वेश्चन का, दिल्ली। देखिए विश्व हिंदी दिवस बहुत आसान है, 10 जनवरी को मनाते हैं। 2006 में जो मनमोहन सिंह थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और यहां से एक क्वेश्चन आता है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, 1975 नागपुर में। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। एक क्वेश्चन आता है नेशनल हिंदी डे, अगर यहां वर्ल्ड की जगह नेशनल लिख दिया जाए, अर्थात विश्व की जगह राष्ट्रीय हिंदी दिवस लिख दिया जाए, नेशनल हिंदी डे, नेशनल हिंदी डे, तो ये मनाते हैं 14 सितंबर को। किस सरकार ने शुरू कराया इसको मनाने का, 2006 में मनमोहन सिंह। एक क्वेश्चन ये कब मनाया जाता है, 10 जनवरी। अभी इस बार की जो थीम थी, वो जो हमारी मदर लैंग्वेज होती है, मदर टोन होती है, उसको ग्लोबली जोड़ना, कनेक्ट करना। जैसे हिंदी है, हिंदी का प्रचलन नेशनल लेवल के साथ साथ वर्ल्ड लेवल पे भी हो। आपने देखा होगा कि हिंदी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, हिंदी ज्यादा लोग बोलते हैं। तो इसीलिए इस तरह का सम्मेलन किया जाता है, और इस तरह के सम्मेलन के द्वारा लोगों में ये चीजें एक तरह से फिल की जाती हैं, भरी जाती हैं कि आप हिंदी को प्रमोट करें, हिंदी के उपयोग को बढ़ावा दें। तो क्वेश्चन का उत्तर यह है। बाकी आपको पता ही है 15 जनवरी आर्मी डे मनाते हैं, ये भी आपको पता ही होगा, अभी मनाया गया है। अभी पहली बार आपने सुना होगा कि आर्मी डे जो है दिल्ली से बाहर सेलिब्रेट किया गया, बेंगलोर में। अभी हो सकता है आगे क्वेश्चन भी हो, आ भी गया, यही क्वेश्चन है। 75 आर्मी डे विल बी ऑर्गेनाइज। तो ये देखिए पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है ये दिल्ली से बाहर ये दिवस मनाया गया है ना, दिल्ली से बाहर ये सेलिब्रेट किया गया। और कहां पे सेलिब्रेट किया गया, बेंगलोर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए नेशनल यूथ डे, ये कर्नाटक में मनाया गया है। कर्नाटक में एक जगह है हुबली, ध्यान रखना, हुबली, हुगली नहीं, एक हुगली भी है, ये नदी है, रिवर है, कलकत्ता आपने सुना होगा, उस इसी के किनारे है। तो यहां पर ये गलत हो जाएगा, हुबली है। तो ध्यान रखना कर्नाटक में एक पड़ता है
और वहां पे मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, इनॉग्रेट किया है। और 12 जनवरी को आपको पता ही है कि स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है। उन्हीं के बर्थडे को हम जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आंसर आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखते हैं। ये वर्ल्ड के फेमस फुटबॉलर थे क्रेन फ्रैंक बेले, है ना, इन्होंने संन्यास ले लिया। तो ये कहाँ से हैं? इंग्लैंड, आपको पता है यूके में वेल्स पड़ता है, वहाँ से हैं, है ना। तो उन्होंने अभी लेटेस्ट में ये लिखा ना ग्रेट फ्रैंक बेल जो है कहाँ से हैं? तो ये वेल्स से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले के डेविड प्रिटोरियर, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने से घोषणा की है, तो आपको पता ही होगा साउथ अफ्रीका से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन G20 की पहली फाइनेंशियल इंक्लूजन की मीटिंग, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका कोलकाता में। ये अच्छा क्वेश्चन है कि विच सिटी फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, आपको पता होगा कि सरकार, यहाँ देखिए एक वर्ड आया है इंक्लूजन। तो इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? इंक्लूजन का मतलब होता है कि अफोर्डेबल कीमत पर सबको बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध हो, सबको बैंकों से जोड़ा जाए, बैंकिंग की जो लागत हो कम हो, लोग उसे अफोर्ड कर सके। तो इसके लिए आरबीआई ने देखिए काफी काम किया है। और इसके लिए मोदी जी की एक स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसने बहुत ज्यादा इसमें काम किया। आपने देखा होगा उसमें खाते खुले, जीरो अकाउंट पे खाते खुले, जीरो बैलेंस पे खाते खुले। तो मोदी जी ने पहला टारगेट ये देखा कि अगर लोगों के पास बैंक खाते ज्यादा होंगे तो हम उनको जो भी स्कीम का पैसा है वो डायरेक्ट हम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जिससे लीकेज नहीं होगा। पहले क्या होता था, पैसा अधिकारियों के पास आता था, अधिकारियों के बाद से जनता को मिलता था। तो इसमें मिसयूज बहुत होता था, गलत तरीका होता था। अब क्या होता है, जो भी लाभार्थी है, जिसको लाभ मिलने वाला है, जिसको इसकी नीड है, डायरेक्ट उसके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो G20 ग्रुप में ऐसा नहीं है कि ये इंक्लूजन केवल इंडिया में चल रहा है, बहुत सारे देशों में इस तरह की चीजें चल रही है। आपको पता है कि G20 एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 99 में आया और इसमें डेवलप एंड डेवलपिंग दोनों कंट्रीज हैं, विकसित एंड विकासशील देश दोनों हैं। आपने पढ़ा होगा भारत भी इसका मेंबर है, भारत भी इसका सदस्य है। तो इसकी जो पहली मीटिंग हुई, पहली मीटिंग जो आयोजित की गई वो कोलकाता में की गई। कोलकाता में इस तरह की मीटिंग का आयोजन हुआ और इसका बेस है, इसका उद्देश्य है, इसका मकसद है कि G20 देश में जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, वहां के लोगों को, वहां के लोगों में आदत लाना, बैंकिंग की आदत ले आना। जैसे ना बैंकिंग की आदत, बैंकिंग की हैबिट उनके अंदर ले आना। अब जैसे आजकल देखा होगा किसान सम्मान निधि का पैसा खाते में आ गया, आवास योजना का पैसा खाते में आ गया, गैस सब्सिडी का पैसा खाते में आ गया, फर्टिलाइजर सब्सिडी का पैसा खाते में आ गया। तो इससे लोगों में बैंकिंग की आदत डेवलप होगी और अच्छा भी है। अगर हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, बैंकिंग सेक्टर को गवर्नमेंट फोकस करेगी तो ऑटोमेटिक उसका इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा, जीडीपी पे भी असर पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम पे भी असर पड़ेगा और इंप्रूवमेंट रहेगी, इकोनॉमिक्स में क्राइसिस की चांसेस कम रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखिए, पहले कश्मीरी जनपीठ या इसको ज्ञानपीठ बोलते हैं, आपने सुना होगा, ये रहमान राही को मिला था। ये पहले कश्मीरी हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। इन्हें ये पुरस्कार 2004 में मिला था। लेटेस्ट में करंट अफेयर में इसलिए क्वेश्चन रखा गया था क्योंकि अभी इनका निधन हो गया और पहले कश्मीरी थे, तो इसीलिए क्वेश्चन करंट अफेयर में रख दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
लास्ट क्वेश्चन शायद है, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया, तो आंसर इज केरला। केरला जो है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य। आपको पता होगा आजकल गवर्नमेंट डिजिटल चीज़ों पे ज़्यादा जोर दे रही है, और है भी, अच्छा भी है, उससे बहुत फायदे भी हैं, और आपकी कई तरह की समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, टाइम की बचत हो जाती है, बैंकों का चक्कर नहीं काटना पड़ता है, अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, और आप इजी वे में अपना काम कर लेते हैं। तो इस तरह से आज की करंट सीरीज में, आज के करंट अफेयर में जितने भी क्वेश्चन थे लगभग सारे क्वेश्चन हो गए, और जो है अब आगे जो है आप लोग इसको जो है जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं इनको आप देख लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.